Hello friends, welcome to the Devul classes, the education and professional classes for all. गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वाले कैंडिडेट्स हो या स्कूल के स्टूडेंट हो, हमारा जो ये चैनल है सभी के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि सभी के लिए हम यहाँ पे जो है यूज़फुल वीडियो प्रोवाइड करते हैं। आज जो है मैं इस वीडियो में आपके पास लेके आई हूँ समास को पहचानने की ट्रिक। कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले कैंडिडेट हो, सभी को पता है कि जहाँ पे हिंदी पूछी जाती है वहाँ पे समास जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज मैं आपको ऐसे ट्रिक बताऊँगी जिसको जानने के बाद आप समास को कभी नहीं भूलेंगे और देखते ही पहचान जाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है वो ट्रिक, स्टार्ट करते हैं। समास बताने के साथ साथ मैं इसमें आने वाले आपको प्रश्न भी बताते जाऊंगी साथ साथ। तो चलिए देखते हैं। समास का तात्पर्य होता है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण क्या होता है? छोटा करना, किसी चीज को छोटा बनाना। जैसे कम से कम शब्दों में अधिक अर्थ को प्रकट किया जाना, उसे समास कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपका बनेगा, समास किसे कहते हैं? तो कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ को हम स्पष्ट कर पाएं, ऐसे शब्दों को समास कहा जाता है। मान लो कि आपको कोई शब्द कोई चीज बोलनी है, उसमें आप 4 शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस 4 शब्द की जगह पर उस 4 शब्दों का एक शब्द इस्तेमाल करें जिसका अर्थ वही हो, बल्कि उससे और प्रभावी अर्थ हो, तो उसे समास कहते हैं। बड़े से बड़ी बात को छोटी शब्दों में कह देना समास कहलाता है। तो यहां से आपका एक प्रश्न बनता है, समास किसे कहते हैं? अब इसका उदाहरण देखिए। जैसे मैं कहूंगी रसोई के लिए घर बनाना है मुझे, तो मैं इसके लिए सीधा बोल दूंगी रसोई घर। रसोई के लिए घर से अच्छा है कि मैं रसोई घर कह दूंगी कि मुझे रसोई घर बनाना है। हाथ के लिए कड़ी, हथकड़ी। तो देखिए इन 4 शब्दों को एक शब्द में हमने बदल दिया, तो इन शब्दों को समास कहा जाता है। ठीक है, बड़े बड़े वाक्यों से अच्छा है हम कुछ शब्द, एक शब्दों का इस्तेमाल करके हम अपने पूरे वाक्य को बोल दें, जो भी हम कहना चाहते हैं वो कह दें। ठीक है, तो अब देखिए समास के भेद। तो समास के भेद कितने हैं? यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि समास जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन में आप जब भी देखें तो आप टिक करेंगे कि समास जो है वो 6 प्रकार के होते हैं। पहला है अव्ययभाव समास, दूसरा है तत्पुरुष, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास, छठा है बहुब्रीहि समास। तो ये 6 तरीके के समास हैं। अब आप इन 6 तरीकों के समास में से हो सकता है कि 1-2 समास भूल जाएं, आपको याद ना रहे, तो इन समास के नाम को याद करने का भी मैं अब आपको एक ट्रिक बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। ट्रिक का नाम क्या है? द्विंदी अब तक। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि द्विंदी अब तक, बस, और कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। इसी में आपके 6 के 6 समास के नाम छुपे हैं। तो देखिए कैसे। द्विन से द्विंद समास हो गया, दी से द्विगु समास, अ से अव्ययभाव, ब से बहुब्रीहि, त से तत्पुरुष और क से कर्मधारय। तो देखिए 6 आपके यहाँ पे अक्षर भी हैं, तो आपको याद रहेगा कि 6 समास होते हैं और हर अक्षर से आपको याद आ जाएगा कि समास के नाम कौन कौन से हैं। द्वि से द्विंद समास, दी से द्विगु समास, अ से अव्ययभाव, ब से बहुब्रीहि, त से तत्पुरुष, क से कर्मधारय। तो इस ट्रिक के बाद आप जो है कभी भी नहीं भूलेंगे कि समास कितने तरीके के होते हैं, उनके नाम क्या हैं। तो चलिए एक एक करके इन समास को पढ़ लेते हैं। तो 2 क्वेश्चन कैसे आएंगे मैं बता चुकी हूं। अब यहां से स्टार्ट होता है 3rd टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में आपको एक उदाहरण दे देंगे। जैसे यहाँ एक उदाहरण दिया हुआ है, आजन्म। ठीक है, और आपसे बोलेंगे आजन्म में कौन सा समास है? 6 समास होते हैं, पता चल गया है आपको अब इन 4 में से कौन सा समास है इसके अंदर। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं 3rd टाइप में। तो अब देखिए अव्ययभाव समास क्या है? जिसका प्रथम पद प्रधान होता है। अब देखिए आ जन्म में एक पद है आ और दूसरा पद है जन्म, तो ये वाला पद जो है वो प्रधान होगा। यही पद जो है निर्धारित करेगा समास कौन सा है। तो आप हमेशा याद रखिएगा, ट्रिक बताने जा रही हूं मैं, कि जब शब्द में उपसर्ग लगा हो, आप सभी जानते हैं शब्दों के आगे जो शब्द जुड़े होते हैं जिससे कुछ अर्थ बनता है, उसे हम
उपसर्ग कहते हैं। तो आ जन्म में आ है, आ एक उपसर्ग है। तो इस तरीके के शब्दों को हम कहेंगे कि इसमें अव्ययीभाव समास है। ठीक है, ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल है, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए और कुछ उदाहरण है। प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष में प्रति जो है उपसर्ग है। प्रतिदिन, प्रतिदिन में प्रति जो है उपसर्ग है। आमरण में आ उपसर्ग है। तो जब भी आप शब्दों के शुरुआत में उपसर्ग देखें तो आप समझ जाएंगे कि वहां पर जो है वो अव्ययीभाव समास है। ठीक है, आप समझ जाएंगे वहां पे अव्ययीभाव समास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और ट्रिक बताने जा रही हूं मैं आपको अव्ययीभाव समास को पहचानने की। तो देखिए वो क्या है, अगर किसी शब्द की पुनरावृत्ति हो तो वह अव्ययीभाव समास है। पुनरावृत्ति यानी दोहराव, जैसे कि घर के साथ एक और घर, धड़ा धड़, रातों रात। आप देख रहे हैं शब्द जो है दोहरा रहे हैं अपने आप को। तो जब भी आप ऐसे दोहराव वाले शब्द देखें तो वहां पर जो है आपका कौन सा समास होगा, आपका वहां पर जो है अव्ययीभाव समास होगा। बच्चे क्या करते हैं जब भी ऐसा देखते हैं तो यहाँ पे जो है क्या करते हैं, द्वंद्व समास को टिक करके आ जाते हैं, क्योंकि उसमें हमारा सबसे बड़ा पहचान द्वंद्व समास का यही होता है। तो बच्चे ये देखते हैं और टिक कर आते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, द्वंद्व समास अलग होता है, आपको मैं अभी बताऊंगी आगे। हमेशा ध्यान रखो जब भी शब्द अपने आप को दोहरा रहे हों तो वहां अव्ययीभाव समास होगा। ये एक और ट्रिक मैंने आपको बता दी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वंद्व समास, इस समास में दोनों पद प्रधान होंगे। यहीं से प्रश्न आएगा कि द्वंद्व समास किसे कहते हैं, या दोनों पद प्रधान हो वहां कौन सा समास है। तो देखिए द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होंगे। उदाहरण के तौर पे राधा एक पद है, कृष्ण दूसरा पद, तो दोनों ही पद अपने आप में प्रधान हैं। ठीक है, और हमेशा याद रखिए जो इनके बीच में विग्रह होता है उसमें द्वंद्व और अव्ययीभाव में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। द्वंद्व, यहाँ जो ये विग्रह है इसका अर्थ है और, ठीक है, और वहां जो था वहां पे शब्द अपने आप को दोहरा रहे थे, जैसे कि घर के बाद घर था, कुछ और नहीं। यहाँ पे है राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, यहाँ शब्द का हाइफन विग्रह का अर्थ और बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ द्वंद्व समास होगा। और दूसरी बात कि एक शब्द दूसरे शब्द के विपरीत होंगे। नर है तो नारी होगा, गुण है तो दोष होगा, दिन है तो रात होगा, एक दूसरे के विपरीत होंगे, विलोम होंगे। जब भी विलोम हो और बीच में उनमें और का अर्थ आ रहा हो तो हमेशा याद रखेंगे कि वहां पर जो है द्वंद्व समास होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे द्वंद्व समास है। तीसरे समास पे चलते हैं, द्विगु समास। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है। अब यहाँ देखिए नवग्रह है, नव और ग्रह है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो नव है उसका अर्थ होता है नौ, नौ ग्रह। दोपहर में दो पहर, त्रिवेणी में तीन वेणी, पंचतत्व में पांच तंत्र, चौगुनी में चार गुना, तिरंगा में तीन तीर, तीन रंग तिरंगा। तो जिस भी शब्द का पहला पद संख्यावाचक हो तो याद रखिएगा वहां पे जो है आपका द्विगु समास होगा। ठीक है, अगले समास की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास, कर्म को धारण करने वाला यानी कि कर्म की विशेषता बताने वाला, उसको हम बोलते हैं कर्मधारय समास। तो आप देखेंगे कि जैसे कि ये आपका उदाहरण है चरण कमल, तो चरण की बात की गई है और कहा गया है चरण जो है वो कमल से है, यानी चरण की विशेषता बताई है कमल, तो कर्म को धारण करने वाला विशेषण है ये। तो जब भी इस तरीके के आपको दिखाई दें शब्द तो आप याद रखेंगे कि वहां पे कर्मधारय समास है। जैसे चंद्रमुख, चंद्रमुख, यहाँ पे मुख की विशेषता बताई गई है कि मुख जो है वो चंद्रमा सा है। ठीक है, चंद्रमा सा मुख है। महान,
महाआत्मा, महाआत्मा मीन्स महान, महान आत्मा, जो आत्मा महान हो। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको शब्दों की विशेषता बताई गई है। तो जब भी शब्द की विशेषता बताएं तो वहां हमेशा याद रखेंगे कि वहां पे जो है आपका कर्मधारय समास होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में जो है कोई भी पद प्रधान नहीं है, यानी कि कोई भी पद जो है आपका समास नहीं बना रहा है। तो फिर अब कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा समास है? तो अब देखिए क्या होगा, दो पद मिलके कुछ नया पद बनाएंगे, तीसरा पद बनाएंगे जिसका कुछ अर्थ बनेगा, जो प्रधान होगा, तो उसको कहेंगे बहुब्रीहि समास। जैसे लंबोदर, लंब यानी कि लंबा, उदर मतलब पेट, लंबा उदर। लंबा उदर किसका होता है? गणेश भगवान का। तो पहला पद भी प्रधान नहीं था, दूसरा पद भी प्रधान नहीं था, लेकिन जब उनको जोड़ा तो उसका अर्थ बना लंबोदर, जिसका नाम होता है गणेश भगवान। तो ऐसे समास को, ऐसे शब्दों को बहुब्रीहि समास कहेंगे। दशानन, 10 आनन वाला, 10 मुख वाला, 10 मुख वाला हम सभी जानते हैं, हम बोलते हैं उसको रावण। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ और उदाहरण की तरफ। चतुर्भुज, 4 भुजा वाला चतुर्भुज, 4 भुजा वाले हमारे कौन होते हैं? विष्णु भगवान। ठीक है। पीतांबर, पीतांबर पीला अंबर, पीला अंबर। ठीक है, पीतांबर को धारण करने वाले भी विष्णु भगवान हैं। नीलकंठ, नीलकंठ होते हैं हमारे शिव जी। तो देखिए अपने आप में इनका कोई भी पद प्रधान नहीं है, लेकिन कोई अर्थ बना रहे हैं। तो जब भी ऐसे उदाहरण आए तो आप याद रखेंगे कि वहां बहुब्रीहि समास है। अब आपको एक और मैं चीज बताती हूँ कि चतुर्भुज में आपका 4 आ रहा है और भुजा आ रहा है, तो आप कहेंगे ये तो संख्या है पहली, यानी कि यहाँ पे द्विगु समास होना चाहिए। लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपको ये दिया जाए तो आप हमेशा ही बहुब्रीहि पर करेंगे। अगर बहुब्रीहि नहीं है तब वहां आप द्विगु समास लगाएंगे। ठीक है। उसके अलावा पीतांबर, पीला है जो अंबर। नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है क्या हो रहा है, कर्म की विशेषता ही बताई जा रही है इन दोनों में। ठीक है, इन दोनों में कर्म की विशेषता बताई जा रही है। पीला है अंबर, नीला है जो कंठ। तो अब आप कहेंगे यहाँ पे कर्मधारय समास है, बच्चे कर्मधारय समास पर टिक करके आ जाते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा पहले प्रायोरिटी जो आपको देनी है वो बहुब्रीहि को देनी है। अगर बहुब्रीहि नहीं हो तो आप कर्मधारय पे टिक करेंगे। ठीक है, अगर दोनों है तो भी आपको बहुब्रीहि पे ही लगाना है। ठीक है, तो इन दोनों केस पे और इसका आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला है हमारा लास्ट तत्पुरुष समास। इस समास में जो है दूसरा पद प्रधान होता है और इसमें जो है कारक का लोप होता है, यानी कि दूसरा पद छोटा होगा और प्रधान होगा और उन दोनों के बीच में कारक होगा। कारक जो हमारे 8 कारक होते हैं ना, कर्ता, कर्म, कर्ण, अपादान, संप्रादान, संबोधन, तो सारे जितने भी हमारे जो कारक चिन्ह हैं वो कारक चिन्ह आपको इन शब्दों में मिलेंगे। बस कर्ता और संबोधन नहीं होता, बाकी सारे समास सारे कारक इस तत्पुरुष में मिलेंगे आपको। तो चलिए उदाहरण की तरफ चलते हैं। यहाँ देखिए राजकुमार, तो राज और कुमार के बीच में जो कारक है वो है राजा का कुमार। ठीक है, यहाँ पे का जो है कारक है, तो और दूसरा पद जो है प्रधान है। तो जब भी दूसरा पद प्रधान हो और उन दोनों पदों के बीच में कारक छुपा हो तो याद रखिएगा हमेशा ही वहां पे जो है तत्पुरुष समास होगा। राजपुत्र, राजा का पुत्र। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। ठीक है, तो ये सब जितने भी आपको बीच में दिखाई दे रहे हैं सारे कारक हैं। ने, के, को, से, का, की, सारे कारक हैं। ठीक है, 2 शब्दों के बीच में कारक दिखाई दे तो वो हमेशा ही आपका जो है तत्पुरुष समास होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये शॉर्ट ट्रिक समझ में आई हो, आपको पसंद भी आया हो। तो आज के बाद आप जो है कोई भी प्रश्न आए कारक से रिलेटेड, आप हमेशा इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, और कभी नहीं भूलेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये मेहनत पसंद आई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिक के साथ जल्द ही। थैंक यू सो मच।